नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव जनन तंत्र की चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि नर जनन तंत्र में क्या होता है और मादा जनन तंत्र में क्या होता है। तो आज हम लोग मानव जनन तंत्र की चर्चा कर रहे हैं। मानव जनन तंत्र। सर्वप्रथम हम लोग उनके स्ट्रक्चर यानी संरचना को देखें तो नर जनन तंत्र में आप पाएंगे कि मुख्य जो जनन अंग होते हैं वह है वृषण, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु जो है वह मादा युग्मक यानी अंडा से जाकर फ्यूज होता है और निषेचन के पश्चात जाकर वह भ्रूण का निर्माण करता है। तो मेन जो जनन अंग है वह है वृषण और मादा योनि तक इसको पहुंचाने के लिए और भी सहायक ऑर्गेन है और वो ऑर्गेन में आपका आता है शुक्रवाहिनी, जो कि अधिवृषण से लेकर स्पर्म को जाता है और शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्रंथि से मिलने वाले स्राव को लेकर अंत में वीर्य के रूप में यह बाहर निकलता है और यह वीर्य जो निकलता है वह मूत्र मार्ग के द्वारा निकलता है। तो पूरा यदि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। वृषण के किस स्ट्रक्चर में बनता है? तो वृषण के अंदर बहुत सारे सेप्टा हैं, लगभग 200 के लगभग सेप्टा होते हैं और इन सेप्टा में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसी में ये बनते हैं और बनने के उपरांत यह यहाँ से आकर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण में जाकर क्या होते हैं, ये स्टोर होते हैं और वहाँ पर शुक्राणु जो हैं वो मैच्योर भी होते हैं और यहाँ से शुक्रवाहिनी के द्वारा वो पहुँचते हैं कहाँ पर? उदर गुहा में, और इम्यूनल कैनाल से होता हुआ वो उदर गुहा में पहुँचता है और उदर गुहा में पहुँचने से के बाद यह इसके साथ शुक्राशय से निकलने वाले फ्लूइड जाकर मिलते हैं और उसके बाद यह नली जो है पुरस्थ ग्रंथि में जाकर क्या करती है? प्रवेश करती है। पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश करने यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश करने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है और प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश करने के बाद वहीं पर अंदर में जो मूत्राशय है वो से एक नली निकलती है और वो मूत्राशय और जो शुक्रवाहिनी है दोनों मिलकर एक यूरेथ्रा का निर्माण करता है, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। क्योंकि नर में क्या होता है ना, मूत्र मार्ग और स्खलन यानी वीर्य के लिए जो मार्ग है दोनों एक ही छिद्र होता है, जिसको हम मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं और उसी से वीर्य भी निकलता है, जबकि महिलाओं में दोनों अलग अलग छिद्रों के द्वारा होता है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं शुक्राशय है, पुरस्थ ग्रंथि है और ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा स्ट्रक्चर, यह भी एक ग्रंथि है जिसको हम लोग कॉपर ग्रंथि कहते हैं। तो कॉपर ग्रंथि का जो डिस्चार्ज है, शुक्राशय का जो डिस्चार्ज है और पुरस्थ ग्रंथि का जो डिस्चार्ज है, वह तीनों और शुक्रवाहिनी में जो शुक्राणु है वो चारों मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीमन और वो वीर्य जो है जब स्खलन होता है तो वो बाहर की ओर निकलता है इस नलिका के द्वारा और एक स्खलन में लगभग 20 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतने शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु जो है मादा के
फैलोपियन ट्यूब में जाकर क्या करते हैं, उसके अंडा से फ्यूज होते हैं, निषेचन होता है। यानी प्रोबेबिलिटी सोचिए, किसी एक शुक्राणु की प्रोबेबिलिटी जो है फ्यूज करने की कितनी कम है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। होता यूं है, और अब हम लोग बात करें मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में मुख्य जो है वह है आपका अंडाशय, ओवरी और गर्भाशय। अंडाशय के ऊपर आप देख रहे होंगे ये अंडवाहिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वह है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इसका एंडोमेट्रियम है, अंतःस्तर है गर्भाशय का। और ये जो यहाँ देख रहे हैं सकरा नैरो ओपनिंग जो देख रहे हैं उसको कहते हैं लोग ग्रीवा। और ग्रीवा के जस्ट बाहर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको कहते हैं योनि। ठीक है, तो ये तो मानव जनन तंत्र का दोनों का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब होता है कि कैसे जनन होता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ये करें। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम बता चुके कि वृषण में स्पर्म बनता है, यानी शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनने के पश्चात ये स्टोर होते हैं जाकर अधिवृषण में। अधिवृषण में वो मैच्योर होते हैं और शुक्रवाहिनी नलिका से वो निकलते हैं। और ये निकलकर यहाँ आए और शुक्राशय जो देख रहे हैं आप, इससे भी फ्लूइड जाकर मिलता है जाकर, और वो फ्लूइड लेता हुआ फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में इंटर होता है। वहाँ से होता हुआ पुनः वो बाहर निकलता है और उसमें पुनः मिलता है जाकर कॉपर ग्लैंड से निकला हुआ ये स्राव। अब बात होती है कि पुरस्थ ग्रंथि में क्या होता है। पुरस्थ ग्रंथि एक्चुअली शुक्राणु को उत्तेजित करता है। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल, जहां आप शुक्राशय को देख रहे हैं, वह शुक्राणु के लिए क्या करता है, पोषक का इंतजाम करता है, पोषक तत्वों, जिससे कि वो एनर्जी उसमें बनी रहे। और कॉपर ग्लैंड से क्षारीय द्रव निकलता है, जो कि जब हम मूत्र का त्याग करते हैं तो उस स्थिति से हमको क्या करता है, उसमें खुजलाहट होने की संभावना होती है, जिसको कि जो कॉपर ग्लैंड है उससे निकला क्षारीय द्रव जो है उसको क्या करता है, उस स्थिति में हमको राहत पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त जब फ्लूइड सीमेन जो है जब योनि में इंटर करता है, तो योनि एक्चुअली क्या है, अम्लीय है। उसका माध्यम वहाँ पर एसिडिक होता है, और एसिडिक इसलिए है कि जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो सके। लेकिन अगर वहाँ पर स्पर्म जाता है तो हो सकता है कि अम्लीय माध्यम में क्या हो, वो मारे जाएं, और जिससे कि हम फिर फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होगा। इसीलिए कॉपर ग्लैंड से जो निकलता है फ्लूइड, जो क्षारीय होता है, वह अम्लीय माध्यम को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो हमारा क्या हो, प्रभावित नहीं हो, और वो आगे ग्रीवाशय होता हुआ आगे जाकर वो फैलोपियन ट्यूब तक वो तैर कर पहुंच सके। तो ये सारी व्यवस्था उसमें है। स्खलन के पश्चात अब यहाँ देखिए कि मादा जनन तंत्र में क्या होता है। मादा जनन तंत्र में आप देख रहे हैं कि 2 अंडाशय है। जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं उनके अंडाशय में। जब लड़की प्यूबर्टी में पहुंचती है, यानी यौवनावस्था में आती है, तो यौवनावस्था में क्या होता है कि इन अंडाशय में कोई एक जो अंडा होता है वो परिपक्व होने लगता है, और परिपक्व होने के उपरांत वह उससे अंडे का विमोचन होता है, और अंडे का विमोचन होने के पश्चात ये जो आप फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं वो इससे होता हुआ अंदर की ओर आता है। जब ये अंडा मैच्योर होने लगता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गर्भाशय के जो दीवार हैं वो ठीक होने लगते हैं, यानी मोटे होने लगते हैं। मोटे कैसे होते हैं, तो रक्त केशिकाओं के द्वारा यहाँ पर रक्त का संचार बढ़ जाता है, और रक्त के संचार और बढ़ने से वो क्या होता है, रक्त का संचार इसलिए बढ़ता है कि इन केस यदि वो अंडा निषेचित हो जाता है और उसके बाद भ्रूण बनकर वो
गर्भाशय की दीवार से पर इम्प्लांट होता है, उस केस में उस भ्रूण के पोषण के लिए ये यहाँ पर तैयारी शुरू हो जाती है। यानी हर समय जब भी मासिक चक्र होता है तो जो गर्भाशय जो है अंडे के निषेचन की स्थिति को संभालने के लिए वो तैयारी शुरू करता है। अब यहाँ पर बात हम लोग ये करें कि अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। तो निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, आप देखिए। एक्चुअली यहाँ पर हार्मोन का स्राव होता है अंडाशय। हार्मोन आपका होता है एस्ट्रोजन, और ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल से जो होता है उससे प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। उसी जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो यह तैयारी करता है गर्भाशय प्रेगनेंसी के लिए, और इसकी जो लाइनिंग है वो क्या हो जाते हैं, ठीक होने लगते हैं। यहाँ पर रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त का स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है उस केस में क्या होता है कि जो अंडाणु है वो निषेचित नहीं हुए, वो नीचे आते हैं, और जब निषेचन नहीं होता है तो यहाँ पर हार्मोन लेवल जो है वो क्या होता है, घटने लगता है। और इसके कारण ये जो रक्त के जो स्तर है, कोशिका स्तर है, वो क्या होता है, टूटने लगता है। और टूटने लगता है और मासिक धर्म के 28वें दिन जो है वो रक्त के रूप में बाहर की ओर निकलने लगता है। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रक्त और म्यूकस योनि मार्ग से बाहर की ओर निकलता है। इसी को हम लोग कहते हैं रजोस्राव। तो प्रथम बार जब यह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। और रजोदर्शन जो है वो यौनावस्था को इंगित करता है कि लड़की जो हो गई वो यौनावस्था को प्राप्त कर गई। इसके पहले मैं ये बताऊं कि अंडाशय से निकलने वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके प्रभाव में महिलाओं में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जिसको हम लोग द्वितीयक यौन लक्षण कहते हैं। और वो लक्षण मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि उनके चेहरे पे मुहासे आने शुरू हो जाते हैं, उनका वक्षस्थल बढ़ जाता है, नितंब में कूल्हे बड़े होने लगते हैं, और उनके निजी अंगों पर यानी गुप्त अंगों पर प्यूबिक हेयर निकलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, और उनमें भावनात्मक रूप से भी अंतर आता है। ऐसा क्यों होता है, हार्मोन लेवल बढ़ जाने के कारण होता है, एस्ट्रोजन। और वो सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित भी होते हैं। यही हाल पुरुषों में भी होता है जब वो यौनावस्था को प्राप्त करते हैं, जो कि 10 से लेकर 14 साल की तक की उम्र में होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि वृषण से निकलता है यानी टेस्टिस से निकलता है, उसके प्रभाव में द्वितीयक यौन लक्षण अपीयर होते हैं, जिसमें चेहरे पर बाल आना, दाढ़ी मुंचोना, आवाज़ भारी हो जाना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, कंधे चौड़े हो जाना, और कभी कभी जो शिश्न है वो क्या होता है, उत्तेजित होने लगता है। और कभी कभी रात में सोने के समय स्वप्न में शिश्न से क्या होता है, विवर्धन भी होता है और स्राव भी होता है। इसी को हम लोग नाइट फॉल भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है और ये हार्मोन के प्रभाव में होता है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले ही। अब रजोदर्शन क्या है आप जान चुके हैं। माहवारी क्या है, माहवारी एक्चुअली एक पीरियड है जिसमें जो कि स्टार्ट होता है माहवारी के अंतिम, जब रक्त दर्शन होता है उस दिन पहला दिन कहलाता है वो, और उससे लेकर 28 दिनों तक का एक चक्र बनता है। जब माहवारी का पहला दिन होता है उससे 14वें दिन में एक अंडे का विमोचन होता है, एक अंडा इसके अंदर आता है, और उसी समय यदि मैथुन होता है तो स्पर्म जो है यानी शुक्राणु है, यदि आकर फैलोपियन ट्यूब में अंडे के साथ संगलित हो जाता है तो उस केस में वो निषेचन के पश्चात युग्मज बनता है। और यो युग्मज जो है वो लगातार विभाजित होते होते
भ्रूण का निर्माण करता है और आकर कहाँ अटैच होता है? अटैच होता है आकर गर्भाशय की अंतर दीवार में, एंडोमेट्रियम से। और एक्चुअली जो भ्रूण है वो एक थैलीनुमा संरचना, दस्तरीनुमा संरचना होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, और उस प्लेसेंटा से कुछ प्रवर्ध निकलते हैं और प्रवर्ध जाकर गर्भाशय की दीवार से अपने आप को अटैच करता है। और वो प्लेसेंटा जो है वह विकसित होते भ्रूण के लिए जो पोषक तत्व हैं वो ग्रहण करता है माँ के ब्लड के द्वारा, और जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं वो ब्लड के द्वारा ही माँ के ब्लड में जाता है, और वो माँ के ब्लड के द्वारा ही वो फिर उससे वर्ज्य पदार्थ जो है बाहर की ओर निकलता है। तो ये सारी स्थिति जो होती है, और मानव में आप जानते हैं कि जो गर्भकाल है वो लगभग 52 सप्ताह 9 महीने का है, और जब गर्भ ठहर जाता है उस केस में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन दोनों हार्मोन जो है पूरे गर्भाशय काल में उसकी मात्रा बढ़ी रहती है, और जब समय पूरा हो जाता है तब जाकर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है उसके प्रभाव में क्या होता है ना कि इसमें लयबद्ध संकुचन होता है गर्भाशय की मांसपेशियों में, और तब योनि के रास्ते जो शिशु है वो बाहर की ओर आता है। तो ये तो शिशु के जन्म की पूरी कहानी हो गई कि कैसे मानव में जनन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो जनसंख्या है वह हमारे देश में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है इसकी, और ये तेज़ी से वृद्धि होने के कारण क्या होता है ना कि हम लोग जो फैसिलिटीज हमारे पास हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और इसके चलते हमारे बीच में संघर्ष बढ़ता है और हमारे जीवन स्तर में भी क्या होती है, ह्रास होता है। तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमारे जनसंख्या पे क्या हो, नियंत्रण हो, इसीलिए हम फैमिली प्लानिंग इस कार्यक्रम को प्रमोट करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा जो ये है वह है कि गर्भ न ठहरे। तो गर्भ नहीं ठहरने, कैसे नहीं ठहरेगा, तो उसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक यह है कि जो शुक्राणु हैं उसको अंडाणु से मिलने से रोका जाए, अंडा को शुक्राणु से मिलने से रोका जाए। तो इसके लिए जो नर हैं यानी पुरुष हैं उनके लिए क्या आता है, कॉन्डोम, उनके लिए है कंडोम। कंडोम पुरुष के लिए भी उपलब्ध है और महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन पुरुष के लिए जो कंडोम उपलब्ध है वो ज़्यादा पॉपुलर है और महिलाओं में वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। एक दूसरा तरीका है कि शुक्र वाहिनी नलिका जो है उसको हम लोग सर्जरी करके उसको बांध दें, जिससे कि जो शुक्रवाहिनी जो है वो उससे जो शुक्राणु है वो निकल कर नहीं जा पाए और वीर्य का हिस्सा वो न बन पाए। एक तो ये हो गया यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा। तीसरा जो है वो महिलाओं के लिए है। महिलाएं जो हैं वो हार्मोनल टैबलेट लेती, पिल्स लेती हैं, जिससे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाया जा सके और उनसे प्रेगनेंसी लेवल को बदला जा सके, उसके चक्र को। इसके अतिरिक्त महिलाएं कॉपर टी और लूप का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि यांत्रिक रूप से जो वीर्य अंदर की ओर जाएगा उसको फैलोपियन ट्यूब से जाने से क्या होगा, उसको रोका जाएगा। तो ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि क्या हो कि अनचाहे प्रेगनेंसी को रोका जा सके। हमारे देश में जो महिलाओं के शादी की उम्र है वह है 18 और पुरुषों की शादी की उम्र है 21। ये इसलिए किया गया है जिससे कि महिलाएं जो है भावनात्मक और शारीरिक रूप से अपने आप को क्या कर पाएं, उतने सक्षम हो जाएं जिससे कि प्रेगनेंसी के जिम्मेदारी को आसानी से निभा पाएं।
एक तो बात ये हो गई। इसके अतिरिक्त हम चर्चा यह भी करना चाहेंगे कि यौन संसर्ग के समय कुछ STD होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यौन संचारित रोग कहते हैं। तो यौन संचारित रोग में क्या क्या होता है, किस कारण होता है, उसकी चर्चा हम लोग करें। तो यौन संचारित रोग में जो है मुख्यतः हम लोग बैक्टीरिया द्वारा संचारित यौन रोग और वायरस द्वारा संचारित यौन रोग की चर्चा करते हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा संचारित यौन रोग बैक्टीरिया द्वारा संचारित रोग में हम लोग लाते हैं सिफिलिस और गोनोरिया। ये दोनों जो है बैक्टीरिया के द्वारा है। और वायरस के द्वारा आप जानते हैं एड्स, दूसरा है हर्पीज, ये सारी चीजें होती हैं। और मानव और मादा में तो बहुत ज्यादा सर्वाइकल कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर ये भी वायरस के द्वारा होता है। तो सोचिए ये कितना खतरनाक है, कैंसर तक हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीरियड के दिनों में निश्चित रूप से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कीजिए जो साफ और सुरक्षित होते हैं, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सकता है। तो मेरी ये चेष्टा थी कि आज आपको मानव जनन तंत्र के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं, और ये जानकारी हम समझते हैं कि आपको पूरा मिला होगा। धन्यवाद।